हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो न सिर्फ क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आइए देखिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अवपरमाणविक कणों की खोज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, एटम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उन मॉडल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं परमाणु की संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो एटम्स के बारे में बहुत प्राचीन समय से ही कह दिया गया था कि जैसे कि महर्षि कणाद ने कहा था कि जितने भी सब्सटेंस हैं इस अर्थ के ऊपर, वो 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो अलग अलग एटॉमिक थ्योरीज आती गई और ये कंसेप्ट जो है मॉडिफाई होता गया। सबसे पहले जो है एटॉमिक मॉडल जो दिया था, परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज्ड मॉडल था बच्चों, वो डाल्टन ने दिया था, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। आपने छोटी क्लासेस में 9th में भी इसको पढ़ा है। लेकिन ये बेसिक थ्योरी थी जो इन्होंने कहा था, वो आज के कंसेप्ट में, आज उस चीज को हम सही नहीं मान सकते। उसको उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है इस यूनिवर्स में एटम है, लेकिन आज हमको पता है कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उस समय वो ये बात नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उस समय क्योंकि हमें परमाणु के बारे में, एटम के बारे में पता ही नहीं था, तो उस समय की ये बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जा सकती है। लेकिन जैसे ही डाल्टन ने थ्योरी दी, उसके बाद में जो है इस फील्ड में बहुत से साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया और बहुत सारी डिस्कवरीज हमें देखने को मिली। अलग अलग साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एटम के अंदर के बारे में रिसर्च शुरू हो गई और उन्होंने अलग अलग थ्योरीज जो हमें दी। अब लोगों ने जो है एटम की बात करनी स्टार्ट कर दी थी। डाल्टन ने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट जो अलग अलग तत्व हैं, उनके एटम्स जो है, परमाणु हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज, उनका मास जो है सेम नहीं हो सकता। लेकिन आजकल के ज़माने में हमें पता है कि समभारिक जो होते हैं, आइसोबार्स जो होते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, लेकिन उनका मास जो है सेम होता है। तो आइसोबार, समभारिक के आविष्कार के बाद में ये डाल्टन की थ्योरी जो है फेल हो गई। उन्होंने ये भी कहा था कि सेम एलिमेंट जो होता है, उसके मास जो है वो अलग अलग, भार उसका अलग अलग नहीं हो सकता। ये भी जो है समस्थानिक के आविष्कार के बारे में, आइसोटोप्स के आविष्कार के बारे में, ये बात भी हमारी गलत साबित हो गई। जैसे हमें कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, उनके जो है भार अलग अलग होते हैं। कार्बन 14 है, कार्बन 12 है, लेकिन हाइड्रोजन के ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, सबके मास हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल मॉडल दिया था एटम का, जिसमें एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स है। लेकिन जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी शुरू हो गई, तो हमें पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स और प्रेजेंट हैं। लेकिन जब तक डिस्कवरी नहीं हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तब तक जॉन डाल्टन का मॉडल जो है उसी को ही सही माना जाता था। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिनका क्रेडिट जो है जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन और उनके जो साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या किया, एक इन्होंने ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। बच्चों जो दिखाई हुई है, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है। एक कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एक एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एक ट्यूब हमें दिखाई दे रही है बच्चों ब्लू कलर की, इसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। उत्सर्जन नलिका, जिस समय ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें कई साइंटिस्ट जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब को लेके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। यहाँ नीचे एक पंप लगा हुआ है, जिसे हम वैक्यूम पंप बोलते हैं। निर्वात, इस ट्यूब के अंदर निर्वात उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल सारी गैस निकालने के लिए इस ट्यूब के अंदर से ये पंप लगाया गया है, जो सारी की सारी हवा जो है इस ट्यूब के अंदर से बाहर निकाल देगा। इसमें निर्वात, वैक्यूम उत्पन्न कर देगा। हमें पता है कि अगर एयर होगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दाब उत्पन्न करेगी, लेकिन जैसे ही वैक्यूम हो जाएगा, इसमें कोई एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो कोई हमारा दाब नहीं लगेगा। इसलिए प्रेशर जो है हमारा बच्चों बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो प्रेशर। कितना हो जाएगा प्रेशर हमारा? 0.001 mm प्रेशर जो है हमारा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सारी एयर जो है बाहर निकाल दी गई इससे। इसके अंदर हम बच्चों कोई भी गैस काम में ले सकते हैं। इतना कम जो है प्रेशर कर दिया हमने इस पंप के द्वारा, बहुत 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 कम, 0.001 mm जो है प्रेशर हम इसके अंदर क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमने इतना प्रेशर क्रिएट किया, हमने देखा जो कैथोड और एनोड था, उसको जिस वोल्टेज से कनेक्ट किया गया,
उसका पोटेंशियल जो था बच्चों 1000 वोल्ट के आसपास था। जैसे ही इस पूरे सिस्टम को 1000 वोल्ट के पोटेंशियल से विभव से कनेक्ट किया गया, हमने देखा कि जो कैथोड से एनोड की तरफ जो है कुछ किरणें निकली। ये किरणें हमें बच्चों दिखाई नहीं देंगी क्योंकि इनविजिबल थी, अदृश्य थी, लेकिन इनके बारे में हमें पता करना था। तो उसने क्या किया, एनोड के पीछे की तरफ जो है जिंक सल्फाइड का इसने कोटिंग लगा दी। जिंक सल्फाइड जो होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। जैसे ही कैथोड की किरणें यहाँ आके टकराएंगी, जिस जगह पे जिस पॉइंट पे कैथोड से निकलने वाली किरणें जो है टकराएंगी, वहां पे एक हमें स्पॉट दिखाई देगा, धब्बा दिखाई देगा चमकीला, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वहां से कुछ सामने से आ रहा है जो इससे टकरा रहा है। और जो एनोड लिया बच्चों वो भी जो है परफोरेटेड, उसके अंदर छेद थे ताकि ये जो किरणें अंदर से जा सकें और पीछे जाके स्क्रीन पे टकरा सकें। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो होती है उसे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। प्रतिदीप्त लेप लगा दिया गया जिंक सल्फाइड का इसके ऊपर। फ्लोरेसेंट को प्रतिदीप्त कहते हैं। जैसे टकराएंगे पार्टिकल्स, वहां पे एक पॉइंट के रूप में रोशनी हमें दिखाई देगी। ये स्क्रीन जो थी बच्चों जिंक सल्फाइड की थी। जब कोई पार्टिकल टकराता है तो ये चमकनी शुरू हो जाती है, इसलिए इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल मैंने आपको बताया कहते हैं। अब क्योंकि रेज जो है लगातार निकल रही थी, कैथोड से जो रेज आ रही थी वो लगातार आ रही थी, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो लगातार चमक रही थी। अब क्योंकि जो स्क्रीन जो है बिल्कुल कैथोड के सामने लगी हुई थी और जैसे ही इस पे कुछ पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो इस पे चमक उत्पन्न हो रही थी। इसका मतलब पार्टिकल्स जो है बिल्कुल सामने से आ रहे थे। अब क्योंकि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे कैथोड से, इनका मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा था, तो इसका मतलब पार्टिकल्स जो थे बच्चों उन पे नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एनोड में बच्चों जो होल किए गए थे वो सिर्फ इसलिए किए गए थे ताकि जो इससे किरण निकल रही है, कैथोड से रेज आ रही है, वो इसके अंदर से जाकर जिंक सल्फाइड की लेयर पे टकरा सके। क्योंकि जो कैथोड था वो मेटल की धातु की प्लेट थी। अब क्योंकि पोटेंशियल इतना हाई था 1000 वोल्ट का, जैसे ही 1000 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ लगाया जाएगा, अब क्योंकि मेटल की प्लेट है तो इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन तो थे और सामने वाला जो है पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव वाला जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालेगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा बच्चों बहुत हाई था। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, रास्ते में चल रहे थे लेकिन आपस में टकराए नहीं, क्योंकि यहाँ पे एयर हमारी प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ एयर प्रेजेंट नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन जो थे बच्चे अपने स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल कर रहे थे, बिल्कुल सीधी रेखा में चलते जा रहे थे और एनोड के अंदर जो छेद थे उसके अंदर से क्रॉस करते हुए पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके बच्चों ये टकराए, जहां हमें चमकीली रोशनी दिखाई दी। जो प्रेशर होता है वो गैसेज या एयर के कारण होता है ट्यूब में, लेकिन क्योंकि हमने इस ट्यूब को बिल्कुल निर्वात उत्पन्न कर दिया है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे गैस एब्सेंट है। गैस एब्सेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों आपस में नहीं टकराएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। क्योंकि पार्टिकल्स जो थे बहुत छोटे थे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, तो इसलिए इनको कैथोड रे नाम दिया गया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। अब क्योंकि कैथोड रेज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इसलिए ये कहा गया कि कैथोड रेज जो थी इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। कैथोड रे की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चली। अब क्योंकि कैथोड रेज जो निकलकर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इसका मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्यों नेगेटिवली चार्ज है आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से निकलकर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलकर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वही पार्टिकल्स जाएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी कैथोड रे की हमें पता चली है कि दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इतने स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई है कि हमें वो एक वेव या रेस के रूप में दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं वो, हमें अलग पार्टिकल्स जो है वो नहीं दिखाई दे रहे थे और लगातार जो है वो सामने वाली स्क्रीन पे जाके टकरा रहे थे। तो वहां पे जो चमक उत्पन्न हो रही थी, चमक दिख रही थी, वो लगातार दिख रही थी। इसका मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स छोटे होंगे तो उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड होगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो हमें ल्यूमिनेसेंट जो होती है स्पार्क, प्रतिदीप्त जो वहां पे दिखाई देगी, हमें चमकीली रोशनी वो लगातार दिखाई देगी। तीसरी प्रॉपर्टी जो थी उनकी ये थी कि दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट थी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट, कि हमेशा सीधी लाइन में चल रही थी। सीधी लाइन का हमें पता कैसे चला, जो रेज आ रही थी कैथोड से निकलकर उनके सामने हमने इस तरह का पदार्थ का टुकड़ा, सब्सटेंस का टुकड़ा रख दिया जिसमें से आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो हमने देखा कि अब जो रेज आ रही थी उनका रास्ता रुक गया और उसके पीछे जो हमने ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके पीछे इसकी शेडो बन गई थी। तो शेडो तभी बनेगी जब इनका रास्ता रुक जाएगा। अगर इसके अंदर से ये होकर निकल जाएंगी तो यहाँ पे कोई छाया हमें नहीं दिखाई देगी। तो इससे ये पता चल रहा था कि जो रेस है वो सीधी लाइन में चल रही थी। काइनेटिक एनर्जी को बच्चों गतिज ऊर्जा भी कहते हैं।
इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो थे, उन पार्टिकल्स के अंदर कुछ एनर्जी जो है स्टोर थी। अब पता कैसे चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसके अंदर कुछ काम करने की, वर्क करने की टेंडेंसी होती है। तो इन पार्टिकल्स जो इन कैथोड रे में प्रेजेंट थे, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। इसको हमने प्रूव करने के लिए उन पार्टिकल्स के डायरेक्शन में, उन पार्टिकल्स के रास्ते में जो हमने छोटे छोटे पैडल्स रख दिए। पैडल बच्चों आपने देखे हैं साइकिल के अंदर जो होते हैं, उसी को पैडल कहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैडल नहीं रखे गए, छोटे छोटे पैडल्स हमने जो हैं इन कैथोड रे के डायरेक्शन में रख दिए। अब क्योंकि उन पार्टिकल्स के अंदर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर थी, तो इन पार्टिकल्स ने इन पैडल्स को मूव किया, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इनके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है कैथोड रे के बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें ये कंटिन्यूस रेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अगर पार्टिकल के रूप में नहीं होते तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उसी सब्सटेंस के पास में, उसी ऑब्जेक्ट के पास में हमें देखने को मिलती है जिसका मास होता है, क्योंकि पता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा होता है हाफ mv, जिसको हम m कहते हैं, होगा तभी हमें वहाँ गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये पार्टिकल है लेकिन बहुत छोटी साइज है, इसलिए हमें कंटिन्यूस रेस के रूप में, किरणों के रूप में ये दिखाई देते हैं। अब ये पार्टिकल जब रेस के रूप में निकलते हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाने के लिए, तो रास्ते में जो पैडल मिलते हैं उन पैडल पे आके टकराते हैं और पैडल घूमना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में इनको रखा गया, तो इनके अंदर में डिफ्लेक्शन जो है देखने को मिला। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके ऊपर नीचे या आगे पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। इसका मतलब है एक तरफ हमने एक बड़ी सी पॉजिटिव प्लेट रख दी, एक तरफ बड़ी सी नेगेटिव प्लेट हमने रख दी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रखने से क्या होगा? अब क्योंकि दोनों साइड में प्लेट प्रेजेंट थी उस कैथोड रे ट्यूब के, तो इसका मतलब कैथोड को दोनों जो है अफेक्ट करेंगी। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, ये हमारी कैथोड रे ट्यूब थी, इसके दोनों तरफ हमने बड़ी बड़ी प्लेट्स रख दी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दी और एक तरफ हमने नेगेटिव प्लेट रख दी। अब क्योंकि कैथोड रे जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और कैथोड रे पे हमने बता दिया कि नेगेटिव का निशान है, तो इस नेगेटिव वाले विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये रिपेल करेंगी, और ये पॉजिटिव वाला जो विद्युत क्षेत्र है इससे ये अट्रैक्ट करेंगी। हमने दोनों साइड जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया इस कैथोड रे ट्यूब। तो बच्चों जैसे ही ये कैथोड रे का मूवमेंट होगा, कैथोड रे जो है कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगी। अब क्योंकि दोनों साइड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई विद्युत क्षेत्र है और ये कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इनका जो रास्ता है थोड़ा विचलित हो जाएगा, अपने रास्ते से ये विचलित हो जाएंगी। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इनका गमन कहाँ होगा बच्चों? इनका गमन होगा, इनका डिफ्लेक्शन जो होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तब भी इनका डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला, ये सीधे रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो गई। हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे ही इसकी चारों तरफ हम इस कैथोड रे ट्यूब जो हमने ली थी, इस ट्यूब की चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, बड़े से मैग्नेट के अंदर इस ट्यूब को रख देंगे। यहाँ कैथोड है हमारा, यहाँ एनोड है। ये कैथोड रे जो है ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे हमने मैग्नेट लगा दिया दोनों तरफ। जैसे हम मैग्नेट के अंदर रखेंगे इस कैथोड रे ट्यूब को, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमने पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करते हैं तो उनके अंदर डिफ्लेक्शन, विचलन देखने को मिलता है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उनको रखा तो उससे हमारा ये और अधिक क्लियर हो गया कि वो नेगेटिवली चार्ज हैं और स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगली जो प्रॉपर्टी कैथोड रे की थी बच्चों, ये दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये हमने देखा था जब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि जब ये टकराती हैं जिंक सल्फाइड की परत से, या जो हमने एनोड के पीछे लगा रखी है, तब इनके अंदर चमकीलापन दिखाई देता है उस जगह पे जहाँ ये टकराती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी थी कि ये एक्स रे को प्रोड्यूस करती हैं। जब बहुत तेजी से आने वाली कैथोड रे किसी मेटल की शीट से टकराती हैं तो उस मेटल के अंदर से एक्स रेज निकली। एक्स रेज जो होती हैं, आपने नाम सुना होगा बच्चों, ये बॉडी में फ्रैक्चर वगैरह, बॉडी के अंदर के पार्ट्स जो होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए काम आती है मेडिकल फील्ड में।
इस तरह से बच्चों ने डिस्कवरी हुई कि जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे और जो बहुत स्मॉल साइज में थे, जो पीछे जिंक सल्फाइड से टकरा के जिनमें ल्यूमिनेसेंट प्रोड्यूस हो रहा था, जिन पे नेगेटिव चार्ज था, उन्हीं पार्टिकल्स को जो कैथोड से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब इन्होंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि अगर गैस को हम चेंज करते हैं तो क्या इस पे कोई असर पड़ता है, कैथोड से निकलने वाली जो रेज उन पे कोई असर पड़ता है कि नहीं। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देखा, जिस धातु से इलेक्ट्रोड बने हुए थे, जिस मेटल से बने हुए थे, इस मेटल को चेंज करके देखा। तो उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टीज थी कैथोड रे की, जो भी प्रॉपर्टीज हमने पिछली स्लाइड्स में कवर की हैं बच्चों, वो प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रही, उनके गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इनके नेचर को, कैथोड रे के नेचर को स्टडी करने के लिए, लेकिन जितनी भी बार उन्होंने इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज किया, गैस को चेंज किया, उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज में जो कैथोड रेस की थी उन पे असर नहीं पड़ा, उनमें कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिला। हमने देखा था एक्सपेरिमेंट की जो हमारी कैथोड रेस थी वो कैथोड में से निकल रही थी और हाई वोल्टेज जो हमने लगाया था उसके कारण जो है पॉजिटिव वाला उस कैथोड में से उनको निकाल रहा था। हमने गैस को चेंज किया तब भी वो कैथोड रे वहीं से निकल रही है और उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, वो ये है कि बच्चों कि सभी तरह के एटम्स में ये पाई जाती है। न तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना मटेरियल मतलब न तो जिस मेटल से इलेक्ट्रोड बना हुआ उस पर डिपेंड करती है, न ही उस गैस ट्यूब में जो हमने गैस भरी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल है हर एलिमेंट का। जो गैस के पार्टिकल्स जब कैथोड से रेज निकलती हैं, यहाँ कैथोड है हमारा, यहाँ एनोड है, बीच में गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कैथोड रेज क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में है, इनमें नेगेटिवली चार्ज है। जब ये इन गैस के पार्टिकल से बच्चों टकराती हैं तो इसके अंदर से क्या निकालती हैं, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। गैस के पार्टिकल्स भी एटम से बने होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे गैस के पार्टिकल्स के अंदर, तो ये जो कैथोड से निकल रहे थे हमारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उनके साथ जो गैस के एटम से निकले हुए इलेक्ट्रॉन है वो भी साथ में ट्रेवल करना शुरू करेंगे एनोड की तरफ। इसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो कैथोड रेज जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स का, गैस के एटम्स का आयनाइजेशन कर रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उनको आयनाइज कर रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इतने सारे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसके बाद जो कंक्लूजन जो हमने निकाला था वो ये था कि पार्टिकल्स जो है कैथोड रे में प्रेजेंट हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, वो फंडामेंटल हैं और हमें सब जगह देखने को मिलते हैं। हर प्रकार की गैस में, हर प्रकार के मेटल में ये पाए जाते हैं। तभी गैस चेंज करने पे और धातु या मेटल को चेंज करने पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कैथोड रेज निकल रही थी, क्योंकि हर प्रकार की गैस में, हर प्रकार की धातु में ये प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कैथोड रेस के फॉर्म में कैथोड से निकले थे और एनोड की तरफ इन्होंने ट्रेवल किया था। जे थॉमसन जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है और किया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसके मास के बीच में, उसके भार के बीच में उन्होंने रेशियो निकाला और उन्होंने देखा कि जो चार्ज टू मास रेशियो था वो हमारा आया था 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ई जो है हमारा चार्ज है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एम जो है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसने चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन के था उसके बीच में एक रेशियो निकाला, क्योंकि कैथोड रेज जो हमने देखा है कि उसमें पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल का मास तो बच्चों होगा ही। मास को इसने नीचे लिख दिया और चार्ज को ऊपर लिख दिया। इसको E/m के फॉर्म में आपको अपनी बुक में देखने को मिलेगा। आपकी जो ऊपर जो था हमारा चार्ज था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता है कांस्टेंट होता है। नीचे हमारा मास है, जो नीचे वाला मास है वो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब चाहे गैस चेंज करो बच्चों आप, चाहे इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करो, क्योंकि गैस और मटेरियल जो था उससे रिलेटेड कोई भी टर्म E/m के अंदर नहीं आ रहा है। E/m के अंदर जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का ही मास है। तो गैस को चेंज करने से और मेटल इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज करने से इसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो डिफरेंट गैसेस के लिए और डिफरेंट मटेरियल के लिए E/m जो है वो हमेशा कांस्टेंट आया हमारा, क्योंकि बच्चों किसी भी गैस या धातु में इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो इसका मतलब जो था E/m का रेशियो था ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ कैथोड। मटेरियल जो था कैथोड का उससे और गैस के उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। E/m जो थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट पे दिखा दिया और उन्होंने कह दिया
ये प्रूव कर दिया कि इस तरह से अपॉन एम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो इन दोनों का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इनका नाम जो है बच्चों चार्ज टू मास रेशियो जहां आता है वहां इनका नाम हमें देखने को मिलता है। ये इनकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इसके बाद में मिल्किन जो थे उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, तेल बूंद प्रयोग। इन्होंने क्या बताया वो देखिए। उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बच्चों इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। इन्होंने चार्ज जो बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर बताया था। आजकल हम इसको बोलते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम इसको कहते हैं आजकल। थोड़ा सा डिफरेंस आज के टाइम में और उनकी जो वैल्यू थी उनमें देखने को हमें मिलता है। और जब भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी बच्चों तो इसको हम नाम बोलेंगे मिल्किन का। और जैसे हम ई अपॉन एम रेशियो की बात करेंगे तो वहाँ हम जे थॉमसन की बात करेंगे बच्चों। अब क्योंकि हमें ई पता है और हमें ई अपॉन एम का रेशियो पता है तो हम जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों देखिए। ई अपॉन एम की हमारी वैल्यू दी हुई है 1.75 इंटू 10⁻11। ई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू हमारी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एम की जगह हम एम भी रखेंगे। एम को यहाँ ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो आ जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है बच्चों इसके बराबर आ जाएगी। तो मिल्किन का जो एक्सपेरिमेंट था उसने हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया और थॉमसन के एक्सपेरिमेंट ने हमें ई अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो पता करने में हेल्प करी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में बच्चों सारी जो है बातें हमें क्लियर हो गई। उसका मास हमें पता चल गया, उसका इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है वो पता चल गया, उसका ई अपॉन एम का रेशियो में पता चल गया। जिस समय ये एक्सपेरिमेंट हुआ उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट जो है और भी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स करने में लगे हुए थे। प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो बच्चों जाता है ई गोल्डस्टीन को। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब में जो चेंजेस किए, जे थॉमसन ने जो लिया था प्रेशर, उससे अलग प्रेशर इन्होंने लिया 10⁻⁻1 mm लिया, जबकि थॉमसन ने बहुत लो प्रेशर लिया था। इन्होंने 10⁻⁻1 mm का ही प्रेशर लिया। थॉमसन जो थे उन्होंने एनोड जो है उसके अंदर छेद करे थे, इन्होंने जो है कैथोड के अंदर छेद करे, या कैथोड जो लिया उसके अंदर छेद थे जिसे हम छिद्रित कैथोड कहते हैं। ये दो चेंजेस इन्होंने किए और उसके बाद में डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि कुछ कलर्ड रेज निकलती हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करती हैं। इनका सेटअप बच्चों कुछ इस तरह से था। ये गैस के पार्टिकल्स थे क्योंकि प्रेशर जो इन्होंने बहुत कम नहीं किया था जे थॉमसन की तरह। ये इनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, ये इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड। जब इन्होंने सेटअप किया और इसको हाई वोल्टेज से लगाया तो उन्होंने देखा कि कुछ कलर्ड रेज जो थी निकल रही थी और जिनका मूवमेंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा था। प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे बच्चों हुई है एनोड रेज से। ये रेज जो एनोड से निकलेंगी और कैथोड की तरफ मूव करेंगी। इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। जबकि हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बच्चों कैथोड रेज। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रेज से, एनोड से निकलने वाली रेज जो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है कैथोड रेज से जो कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। थॉमसन जो मॉडल था उसमें जो रेज निकली थी वो इनविजिबल थी, हमें दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस समय जो था एनोड की तरफ से जो रेज निकली थी और नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी वो कलर्ड रेज थी और हमें भागती हुई दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहाँ भी जो था उन्होंने कैथोड के पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था जिंक सल्फाइड का। जब एनोड से निकलने वाली रेज जो है कैथोड की तरफ मूव करेंगी और इस मटेरियल से टकराएंगे तो यहाँ भी हमें चमक देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी बच्चों, इसका मतलब इनके ऊपर जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था। एनोड रेज हमारी बच्चों पॉजिटिव होती हैं। चमक जो हमें यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इसको दिखाई देंगी अगर टकराएंगी यहाँ पे। इन रेज का नाम जो इन्होंने दिया एनोड रेज थी ये। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज जो है बच्चों इनकी जस्ट अपोजिट है कैथोड रेज से। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दे आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज था इनके ऊपर क्योंकि ये जो है नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी और नेगेटिव की तरफ ये मूव कर रही थी तो इसका मतलब इनके अंदर कोई चार्ज था। और चार्ज कौन सा था इनके अंदर? पॉजिटिव चार्ज था। इनको भी जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इनका भी डिफ्लेक्शन हुआ अपने रास्ते से, ये भी थोड़ा हट गई। ये मैंने आपको थॉमसन का जब एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें बताया था कि ट्यूब जो है जिसमें ये डिस्चार्ज ट्यूब या फिर उत्सर्जन नलिका जो है इसके अंदर
ये जब एनोड रेज निकल रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी ये रेज, और इसके चारों तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक तरफ हमने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लगा दिया, एक तरफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लगा दिया। क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। चाहे आप इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाइए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे लगाइए, तो ये आपको जिस इलेक्ट्रॉन की तरफ अपोजिट साइन है वहाँ ये आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी। तो बच्चों हमने देखा कि कैथोड रे की तरह ही एनोड रेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में इनका पथ जो है बदल जाता है। ये भी जो है कैथोड रेज की तरह जब जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकरा रही थी तो वहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही थी, ये भी फ्लोरेसेंस थी, प्रतिदीप्ति इसमें भी देखने को मिलती है हमें। इनके अंदर भी बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमें देखने को मिलती है। इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम बच्चों देखेंगे कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हमारा कैथोड है, और ये हमारा जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड है। ये बीच में जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हमने बीच में रखे हैं। यहाँ पे प्रेशर जो है थॉमसन वाले मॉडल की तरह कम नहीं था। जैसे ही पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, इसको हाई वोल्टेज पोटेंशियल से दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, तो गैस के पार्टिकल्स जो था उसमें इलेक्ट्रॉन निकल आया बाहर हाई पोटेंशियल से अटैच करते ही। अब क्योंकि पिछली बार जो गैस के मॉलिक्यूल्स कम थे बच्चों, लेकिन इस बार जो है प्रेशर जो हमने ज़्यादा रखा है, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि सारे गैस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो कहाँ भागेंगे, वो एनोड की तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन जो गैस के मॉलिक्यूल्स में से निकले हैं वो कहाँ मूव करेंगे बच्चों, एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ही इनके गैस के पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए। अब ये पॉजिटिवली चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बच्चों ये कहाँ मूव करेंगे, ये हमारे मूव करेंगे कैथोड की तरफ। ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुई आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला हाई पोटेंशियल लगाने के कारण, वो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे हमारे एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन बचेगा वो हमारा मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो बच्चों जो एनोड रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैथोड रेज भी बन रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एनोड रेज भी देखने को मिल रही हैं। तो एनोड रेज जो होती है हमारी वो गैसियस आयन होते हैं, और जो गैस है वो आयन के रूप में कैसे कन्वर्ट हुई मैंने आपको अभी भी समझा दिया है। इसलिए ये गैस की प्रकृति पर, गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। जबकि थॉमसन के मॉडल में जहाँ कैथोड रे की हमने बात की थी, वहाँ पे गैस का नेचर और इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही थी। अब क्योंकि इसमें ये गैसियस आयन के फॉर्म में है, ये गैस से बन रही है, तो जितना बड़ा आयन होगा या जितना छोटा आयन होगा वो इन एनोड रेज को जो है अफेक्ट करेगा। अब क्योंकि ये गैस के एटम में से बनी है तो ये गैस के नेचर पे बच्चों हमारी डिपेंड करेंगी। अब क्योंकि जो हमें चार्ज अपॉन मास रेशियो यहाँ निकालना है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज अपॉन मास रेशियो जो थॉमसन के मॉडल में सेम आ रहा था, क्योंकि थॉमसन के मॉडल में गैस के ऊपर और इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल था उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही थी कैथोड रेज, इसलिए हमारा चार्ज अपॉन मास चाहे कोई भी गैस लो, चाहे कोई भी मटेरियल लो, इलेक्ट्रोड का सेम ही आ रहा था। लेकिन यहाँ क्योंकि ये एनोड रेज जो है हमारी गैसियस आयन के अंदर से निकल रही हैं, तो इसलिए मास चेंज करते ही हमारा जो है आंसर अलग अलग आएगा। हमने हल्की गैस ली है, कम मास लिया है, तो आंसर ज़्यादा आ जाएगा, और ज़्यादा भार वाली, ज़्यादा मास वाली गैस ली है तो हमारा आंसर कम आ जाएगा। हाइड्रोजन रखेंगे तो पार्टिकल छोटे होंगे, हीलियम रखेंगे तो बड़े, नियॉन रखेंगे तो और बड़े हो जाएंगे। तो जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उतने ही कम हमारी जो है E/m का रेशियो आएगा। m ज़्यादा है तो E/m रेशियो कम आएगा, और m जो है अगर कम है तो हमारा E/m का रेशियो ज़्यादा आएगा। तो बच्चों हमने देखा कि जो हमारी एनोड रेस थी वो एनोड पे से नहीं निकल रही थी, वो गैसियस आयन जो थे, जो पोटेंशियल के कारण आयोनाइज हो गए थे, वो ही मूव कर रहे हैं। तो एनोड रेस जो है वो गैसियस आयन है बच्चों। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमारे प्रूव हो गया कि एनोड जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो सब में प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की तरह जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं बच्चों सब में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एनोड रेज जो है, जो गैसियस आयन है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, तो सब में एक जैसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। मास चेंज करने पर इनका चार्ज अपॉन मास रेशियो जो अलग अलग आ रहा है। जबकि थॉमसन के मॉडल में चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम आ रहा था, कि इसमें जो है हमारा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, कौन सी गैस हमने ली है,
इसलिए फंडामेंटल हर किसी में पाए जाने वाला पार्टिकल ये नहीं है, ये गैशियस आयन है। जिस प्रकार की गैस हम लेंगे उसमें से उसी प्रकार का ये बनेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर कोई गैस बहुत हल्की है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, वो हल्की है, मास कम होगा, तो हमारा जो है चार्ज अपॉन मास रेशियो जो है वो ज़्यादा आएगा। तो हाईएस्ट बच्चों किसके लिए आया? हाइड्रोजन के लिए आया, जिसमें हमारा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में और एक ही प्रोटॉन होता है। इसमें हमारा न्यूट्रॉन बच्चों नहीं होता है। तो हाइड्रोजन जो है हमारी, उसको हम लाइटेस्ट गैस भी कह सकते हैं, सबसे हल्की गैस। इसने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस जो थी उसको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इसने डाल दिया। जो हमारी गैस ट्यूब थी उसके अंदर इसने हाइड्रोजन गैस जो है भर दी। अब जैसे ही इसको हम पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो बच्चों क्या होगा? हमने कहा था कि जब पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में बच्चों क्योंकि हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, तो जो गैशियस जो कैथोड रेज होती हैं इस पोटेंशियल के कारण यहाँ से निकलती हैं नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। जैसे ही इन हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल से टकराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जब बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैंने अभी भी आपको बताया है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब बचा क्या है इसमें? एक प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। तो सारे पार्टिकल्स में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस का चार्ज वाला प्रोटॉन बच जाएगा और उसका मूवमेंट जो है किस तरफ होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन के केस में जो है एनोड रेज जो है वो हमारे प्रोटॉन से बने हुए होते हैं। समझ में आ गया आपको बच्चा ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। जैसे इसको पोटेंशियल से हम कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो गैशियस आयन बचेगा हाइड्रोजन वाला वो हमारा कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब उस गैशियस आयन में क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज है वो प्रोटॉन है या प्रोटॉन की बनी हुई है। कैथोड रेज जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती हैं, लेकिन एनोड रेज जो है वो हमेशा ही गैशियस आयन होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही एनोड रेज जो है प्रोटॉन की बनी हुई होती हैं। इस तरह से बच्चों हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे बच्चों कैसे हुई? जब चार्ज अपॉन मास रेशियो को हाईएस्ट करने की कोशिश की गई कि क्या ऐसा क्या करें कि चार्ज अपॉन मास रेशियो हमारा बहुत 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 ज़्यादा आए। तो उन्होंने जब हाइड्रोजन गैस यूज़ में ली तब उन्होंने देखा कि जब हाइड्रोजन गैस को बीच में रखते हैं और इसकी आयोनाइज होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो प्रोटॉन बचता है और प्रोटॉन जो है वो मूव करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ। इस तरह से हमारे बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि जो निकला है, जो मूव कर रहा है नेगेटिव कैथोड की तरफ, वो प्रोटॉन ही है? अब क्योंकि बच्चों जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है एटम। अब क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उदासीन बनाने के लिए उसमें पता है कि हमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। इस तरह से प्रोटॉन के बारे में हमें बच्चों यहाँ पता चला हाइड्रोजन के केस में। तो इस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम जो है प्रोटॉन दिया गया और कहा कि हाइड्रोजन में ये एक है, लेकिन बाकी जो गैसेज हैं जिनका मास ज़्यादा है उसमें यही फंडामेंटल पार्टिकल जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो इनका मास जो है बढ़ जाएगा हमारा। इस समय तक बच्चों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले कुछ मॉडल्स जो है उनके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई थी, जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अब क्योंकि हमने देखा था कि प्रोटॉन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन से जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है हमारा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो प्रोटॉन जो है जैसे उसका अपोजिट हो जाएगा, वहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ प्लस लिख देंगे और इसका मास जो है 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका मास आता है। लेकिन जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को भार को जोड़कर जब इन्होंने निकाला और एटम को जब इन्होंने तोला तो इन्होंने देखा कि भार जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने के बाद भी एटम के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी उसमें कोई और पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन तब तक उस पार्टिकल की हमारी डिस्कवरी नहीं हुई थी। पार्टिकल प्रेजेंट है इतना आइडिया तो जे थॉमसन जो हमारे लगा चुके थे। और जब मास कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि जो मास तो प्रोटॉन का था 1837 टाइम्स ज़्यादा था। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन है हमारा वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी भारी होता है। प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स जो है भारी होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है बच्चों, प्रोटॉन जो होता है वो भारी होता है।
दोनों के अगर हम मास को कंपेयर करते हैं तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उसमें भार है तो मेजॉरिटी वाला भार जो है वो प्रोटॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन की कंपैरिजन में हल्का है। तो बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। जे थॉमसन जो है उनको कंट्रीब्यूशन जाता है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल देने का, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट। लेकिन डाल्टन जो थे उन्होंने सिर्फ एटम के बारे में बताया था। अब इन्होंने बताया क्या, वो देखिए। इन्होंने कहा कि जो एटम है हमारा वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम इस गोले को एटम मानते हैं कि ये एटम है हमारा, बच्चों इन्होंने इस पूरे स्पेयर को अगर एटम माना है तो उन्होंने कहा कि पूरा स्पेयर जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। जिस तरह से तरबूज के अंदर लाल वाला हिस्सा होता है या फिर खीर के अंदर जो हम दूध या चावल डालते हैं उसको उसने प्रोटॉन मान लिया। और उसने कहा कि जिस तरह से किशमिश, इलायची, बादाम होते हैं वो हमारे, जिस तरह से किशमिश, बादाम और इलायची जो होते हैं वो हम उसमें डालते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, तो उस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस वाले निशान इस खीर के अंदर प्रेजेंट है। जैसे तरबूज के अंदर लाल वाला हिस्सा जो है प्रोटॉन हो गया और जो काले काले बीज होते हैं जो इरेगुलर मैनर में व्यवस्थित रूप से प्रेजेंट हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये देखिए बच्चों, इसका मॉडल दिखा रखा है। यहाँ आप देखेंगे कि जो लाल वाला हिस्सा है हमारा, ये जो है हमारा, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज लिखा हुआ है इसमें, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। और जो बीच में दिखा रखे हैं इसमें माइनस जो बहुत ही कम है, जिसको हम काजू, इलायची, किशमिश से कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो इनका जो मॉडल था वो थॉमसन का मॉडल, उसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग, जिसकी मैंने कंपैरिजन किया है खीर से। और दूसरा इनका नाम हो जाएगा वाटरमेलन मॉडल, तरबूज। ये दोनों नाम जो है इनके मॉडल के हम कह सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है। पुडिंग जो है किसी मीठी चीज को बोलते हैं, जिसे हमने खीर। इन्होंने ये भी बताया कि एटम जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये जो था हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन कुछ इसमें ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी, जिसके कारण ये मॉडल जो है हमारा रिजेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। इसकी क्या ड्रॉबैक्स थी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे बच्चों। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इसके बाद में हुए उन सभी एक्सपेरिमेंट्स ने इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये मॉडल जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। कुछ बातें इसकी सही थी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रल के बारे में, लेकिन जो है फुल्ली ये टोटली जो है ये सही नहीं था। हमें एटम के बारे में और अधिक नॉलेज जो है रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा हमें और इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बारे में, जिसके जानने के बाद हमारी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज और क्लियर हो गई। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट जो अकेले नहीं किया था, अपने कलीग्स के साथ में, दोस्तों के साथ में मिलकर किया। जैसे ही बच्चों एक्सपेरिमेंट किया गया काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ से चेंज हो गई और हमारी नॉलेज जो है थोड़ी बढ़ गई एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अल्फा पार्टिकल्स हमें पता है कि बच्चों ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। इसका मास जो है 4 टाइम्स जो है 4 गुना है प्रोटॉन के मास से। या फिर ये कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसे? हमें पता है कि हीलियम जो है इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे हीलियम की। इसमें सेंटर जो है इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे बाहर हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। न्यूट्रॉन की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बच्चों नहीं हुई थी। तो हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अल्फा पार्टिकल की तरह इसका मास हो जाता है। हीलियम +2 जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, जिसका मास जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है और जिस पे +2 का चार्ज होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। अब हम बात करते हैं बच्चों रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया। इनका एक्सपेरिमेंट जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल से रिलेटेड है। इन्होंने एक बॉक्स लिया, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अंदर इन्होंने क्या करा, इसके अंदर से जो है रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ था इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेस निकल रही थी, जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स भी निकल रहे थे। ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इस रेडियो एक्टिव सोर्स, जिन्होंने रेडियम लिया था, रेडियम बच्चों बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन क्योंकि एक रिच साइंटिस्ट थे ये अफोर्ड कर सकते थे, इन्होंने अपना रेडियो एक्टिव सोर्स जहाँ से रेडिएशंस निकल रही थी उसको रेडियम लिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है बच्चों उसमें से अपने आप रेडिएशंस निकलती रहती हैं। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले और सामने इन्होंने गोल्ड की बहुत पतली, जितनी पतली परत शीट बन सकती थी उतनी पतली परत जो है इन्होंने यहाँ सामने लगा दी। ये बॉक्स जो था हमारा लेड का बना हुआ था, सोने की फॉइल थी ये।
पेपर से पतला बच्चों, बहुत 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 पतला। ये पतली फॉइल इसलिए ली थी इन्होंने क्योंकि ये एक एटम के बारे में जानना चाहते थे। अगर मोटी फॉइल लेंगे तो उसकी कई परतें हो जाएंगी और उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो इनका एक्सपेरिमेंट जो बच्चों सही नहीं बैठ पाता। इनको क्योंकि एक एटम के बारे में स्टडी करनी थी, इसलिए इन्होंने जितनी पतली परत ये फॉइल ले सकते थे उतनी पतली परत इन्होंने ली, ताकि उस परत में जब अरेंजमेंट देखने को मिले माइक्रोस्कोप से तो उसमें इस तरह से सिर्फ एक एक एटम ही अगल बगल में दिखाई दे, ऊपर नीचे जो है, क्योंकि पतली थी परत तो इस तरह के एटम्स ऊपर नीचे उनको न दिखाई दे, इसलिए उन्होंने बहुत ही पतली जो है सोने की परत को उन्होंने काम में लिया, जिसमें एटम्स जो है इस तरह से एक एक करके एक ही परत एटम की वहाँ प्रेजेंट हो। अब इन्होंने इस तरह का जो अरेंजमेंट किया था, इसमें जो स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स जाके टकराएंगे, ये मैंने पहले भी बताया था। सारे एक्सपेरिमेंट जो किए थे, जो थॉमसन ने किए थे, और उसके बाद भी जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो एनोड रे वाले में हमने पढ़े थे, जिंक सल्फाइड की परत है जो ल्यूमिनेसेंट या फ्लोरेसेंट होती है। जैसे ही पार्टिकल टकराएंगे तो वहां पे हमें एक बिंदी के रूप में चमक दिखाई देगी। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इसको, जो हमें नोट करवाती है, जो हमें दिखाती है कि यहाँ पे कोई चीज आके टकरा रही है, जिसके कारण ये चमक उत्पन्न हो रही है। अल्फा पार्टिकल्स जो बच्चों अपने आप निकल रहे थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स अपने आप लगातार निकलते रहेंगे। जैसे ही अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल की शीट से टकराए तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो इन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे इस फॉइल के अंदर से निकल गए और सामने बिल्कुल जस्ट पीछे जो है इस परत के सोने की वो टकरा रहे थे। इन पार्टिकल्स की संख्या जो थी 99% थी। तो इसका मतलब 99% अल्फा पार्टिकल जो है इस सोने की परत के अंदर से होके निकल गए, बिल्कुल सीधी लाइन में चले। इनके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोल्ड फॉइल की परत को चीरते हुए सामने जाकर जिंक सल्फाइड की लेयर से टकरा गए और वहां इनकी चमक हमें बिंदु के रूप में दिखाई देगी। दूसरा, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनके बीच में कुछ एंगल देखने को मिला है। ये देखिए बच्चों, ये एंगल है, कोण है। कुछ कोण से वो अपने रास्ते से विचलित हो गए। इस कोण की बात कर रही हूँ मैं। ये कोण है जो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में और जो वापस आ रहे हैं उनके बीच में बन रहा है। और जो अल्फा पार्टिकल थोड़े से कोण से विचलित हुई, उनकी संख्या जो है थोड़ी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। और तीसरा, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा वो देखा कि बहुत बहुत कम अल्फा पार्टिकल, 20,000 में एक पार्टिकल जो था वो ऐसा था जो वापस जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। मतलब 180 का एंगल बनाकर वो वापस आ गया। जैसे अगर यहाँ से जा रहा है तो वापस भी वो यहीं से आ गया। उसका विचलन का कोण, उसका डेविएट होने का जो एंगल था 180 डिग्री था, जो बहुत ज़्यादा था। तो 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बहुत बड़े एंगल 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। इनकी संख्या बहुत कम थी। ये एक्सपेरिमेंट्स जो है कई स्टेप्स में हुआ था, तो उन्होंने अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग बार इन्होंने अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस जो है उनके हिसाब से उन्होंने जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस थे, फाइनल निष्कर्ष इन्होंने निकाले। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप बच्चों समझ में आ गया होगा। एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, सामने एक गोल्ड की फॉइल लगाई गई। बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे, 99% पार्टिकल्स जो थे इस फॉइल के अंदर से चीरते हुए निकल गए और बिल्कुल पीछे जाके जिंक सल्फाइड की परत से टकराए, जहाँ पे चमकीली बिंदियां दिखाई दी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े से एंगल से मुड़कर यहाँ बगल में टकराए। एक पार्टिकल ये कह सकते हैं, एक पार्टिकल ये है जो थोड़े से कोण से विचलित हो गए। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे, कण ऐसे थे अल्फा पार्टिकल्स के, जो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। मतलब 180 डिग्री का एंगल, बहुत बड़े एंगल से वो अपने रास्ते से विचलित हो गए। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम बच्चों इन ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन देखे इन्होंने, क्या निष्कर्ष निकाला। ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि जो सीधे पार्टिकल्स जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये पार्टिकल सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा। देखिए, अगर टोटल पार्टिकल्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल्स हैं, तो 9 में से जो है 5 पार्टिकल्स हमारे सीधे चले गए। 2 पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए। अगर ये सीधी लाइन थी तो ये एंगल जो है दिखाई दे रहा है, इससे वो उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। एक इस पार्टिकल का और एक जो नीचे वाला पार्टिकल है इसका डायरेक्शन जो है स्मॉल एंगल से चेंज हो गया। ये वाले पार्टिकल्स भी वापस मुड़ के वापस आए हैं। और बहुत कम पार्टिकल्स, जैसे इसमें दिखा रखा है नीचे वाला डायग्राम में, जो बीच वाला पार्टिकल है ये जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन से वापस आ गया। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में 180 डिग्री का एंगल बताया था वो ये वाला पार्टिकल था। सीधे वाले पार्टिकल हमारे ये हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स इन्होंने लगातार निकाले थे। अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने उस गोल्ड की फॉइल के ऊपर डाले थे, जिसमें से पार्टिकल्स का जो
मूवमेंट था उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्व किया। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि 99% पार्टिकल्स जो थे, कण थे, जो वो गोल्ड फॉइल में से निकल गए। दूसरा निष्कर्ष जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत छोटे, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे से कोण से, छोटे से एंगल से डेविएट हुए, और 20,000 जो है उसमें 1 पार्टिकल ऐसा था जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वो लौटकर वापस आ गया। अब क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि बीच में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ऐसी पिक्चर इन्होंने एज्यूम की थी बच्चों। उस समय कोई इतना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे ये पता चल सके कि बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है एटम का। अब इन्होंने दिखाया है कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो बीचों बीच प्रेजेंट था, और ये एटम जो है ये खाली है। बहुत सारा पार्ट जो होता है एटम का, परमाणु का, वो खाली होता है, इसीलिए जो पार्टिकल्स है वो सीधे चले गए। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे। अब क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे वो न्यूक्लियस के पास में आएंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा और उनका एंगल यहाँ से बच्चों चेंज हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स वापस आए थे थोड़े से एंगल से, जिनका डायरेक्शन डेविएट हुआ था, वो न्यूक्लियस के पास से आके टकरा के वापस आए थे। और जिस पार्टिकल के डायरेक्शन में पूरा 180 डिग्री का चेंज हुआ था वो बिल्कुल न्यूक्लियस के बीचों बीच टकराया था और वापस उसी दिशा में बहुत अधिक रिपल्शन के कारण वापस आ गया था। लेकिन 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए बच्चों, उनकी अमाउंट जो है बहुत ही कम थी। अब क्योंकि इन ऐसे पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम थी जो वापस आ रहे थे उसी डायरेक्शन में, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह में इकट्ठा हो रखा है और पूरे एटम में वो बिखरा हुआ नहीं है। अगर ये पूरे एटम में बिखरा हुआ होता तो कई और पार्टिकल्स जो है इस न्यूक्लियस से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाते। तो ये कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और ये पूरे एटम के एक छोटे से पार्ट में ही अपने आप को समेट के रखता है, तभी हमारे बहुत कम पार्टिकल्स जो है 180 डिग्री से वापस आ रहे हैं। अगर बड़ा होता न्यूक्लियस तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हमारे वापस आ जाते बच्चों। और इस जगह को नाम बच्चों न्यूक्लियस दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा, और इस तरह से न्यूक्लियस का जन्म हुआ या न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इन्होंने जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम निकाला और उस एटम के मॉडल में इन्होंने, परमाणु के मॉडल में इन्होंने क्या क्या बताया। इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के बारे में बात की गई है। बच्चों अभी तक भी जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी तक हमने सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ा है और अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में इमेज दिखाई है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जो है अल्फा वाले सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब एटम का बहुत सारा भाग जो है खाली है बच्चों। खाली है इसका मतलब न तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, न नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जो उन अल्फा पार्टिकल्स को रोकेगा और वो सीधी निकल जाएंगी। और जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो बहुत ही छोटे भाग में प्रेजेंट है, तभी जो है हमारे 20,000 में से एक जो है अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ के आ रही है, क्योंकि प्लस का निशान जो है बहुत छोटी जगह पर सिमटा हुआ है। तीसरा उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि सेंटर में जो नाभिक प्रेजेंट है वो बहुत ही भारी है। भारी का मतलब क्या होता है बच्चों, कैसे समझेंगे इसको हम। मान लीजिए कोई पार्टिकल जा रहा है सामने वाला और वो टक्कर मार के वापस आ रहा है, इसका मतलब सामने कोई बड़ी भारी चीज पड़ी होगी तभी तो उससे टकरा के वो वापस आ रहा है। अगर कोई हल्की चीज होगी तो वो धक्का मार के उसको साइड में भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल वापस 180 डिग्री पे आ गया तो इसका मतलब जिस चीज से वो टकराया है वो बहुत ही भारी चीज है। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत भारी होता है। इससे एक आइडिया और इन्होंने निकाल लिया कि न्यूक्लियस अगर भारी है तो इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है प्रोटॉन के अलावा। अगर प्रोटॉन अकेला होगा तो हमें पता है कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है उसका चार्ज, और मास में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1837 टाइम्स जो है भारी है इलेक्ट्रॉन के। लेकिन जो इन्होंने मास निकाला न्यूक्लियस का वो इस 1837 से भी ज़्यादा आ रहा था। इसका मतलब प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस जो नाभिक है उसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है। अल्फा पार्टिकल जो थे बच्चों हमारे बहुत ही हैवी पार्टिकल थे जिसका मास आपको याद है 4 था। तो इसका मतलब अगर वो टकरा के वापस आ रहा है, इतना भारी पार्टिकल अगर वापस आ रहा है इसका मतलब सामने भी कुछ भारी चीज़ प्रेजेंट है उसके, तभी वो टकरा के वापस आ रहा है। तो जब इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे तो बच्चे जरूर लिखेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है भारी होते हैं और वो टकरा के वापस आ रहे हैं, इसका मतलब जो सेंटर में न्यूक्लियस है जो रदरफोर्ड ने बताया था वो भी बहुत भारी है। तो इन 30 चीज को याद रखेंगे आप कि एटम जो है बहुत सारा खाली है, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा प्रेजेंट है, और कोई भारी चीज़ जो है वो प्रेजेंट है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस दिया था। और उनका मॉडल जो था वो इन 3 पोस्टुलेट्स, इन 3 जो है संकल्पनाओं के ऊपर आधारित था उनका मॉडल। ये देखिए उनके मॉडल के जो थे पोस्टुलेट्स क्या थे, परमाणु संरचना के जो मॉडल था उनके द्वारा दिया गया उसकी क्या अवधारणाएं थी। पहला था उन्होंने जो कहा था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, एटम का अधिकांश भाग खाली है तभी तो रेज अल्फा पार्टिकल्स जो है सीधी निकल गई।
दूसरा था इनका पोस्टुलेट, पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन द स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो एक बहुत छोटी जगह है, उसके अंदर सेंटर में हमारा पॉजिटिव चार्ज नाभिक में उपस्थित होता है। थर्ड जो था, उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट है वो बहुत भारी होता है, और पॉजिटिवली चार्ज तो वो है ही है, लेकिन उसका भार भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इसीलिए एटम जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। इन्होंने आगे कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी होती है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। इन्होंने इसका कंपैरिजन भी किया बच्चों, कैसे किया वो देखिए। अगर हम कहते हैं कि फुटबॉल का ग्राउंड बच्चों 5 किलोमीटर लंबा है, तो उसके बीचों बीच रखी हुई एक बॉल जो है वो हमारे न्यूक्लियस के बराबर है। 5 किलोमीटर लंबे ग्राउंड को अगर हम एटम कहते हैं, तो बीचों बीच रखी हुई जो बॉल है हमारी, वो न्यूक्लियस की तरह काम करती है। साइज देखिए, एटम का साइज अगर 10 टू द पावर -10 मीटर है, तो न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 मीटर है। न्यूक्लियस जो है वो एटम से 1 लाख गुना छोटा है, या परमाणु जो है वो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 10 टू द पावर -5 का है। 10 के 5 जीरो लगा दीजिए। परमाणु जो है, एटम जो है वो न्यूक्लियस से इतना गुना बड़ा है। एक लास्ट जो पोस्टुलेट इन्होंने दिया था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो इस तरह के क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में, बंद परिपथ में जो है वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। जो इस डायग्राम में दिखाया गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाए गए हैं, और जिस परिपथ में ये मूव कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं अभी, ये सर्कुलर होता है, और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर जो है गोल गोल लगातार घूमता रहता है। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लास्ट वाला है, इसको मार्क कर लेंगे। इन्होंने ये कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, लेकिन इनको इस चीज को प्रूव करने में थोड़ी दिक्कत आई। इन्होंने ये कह दिया, और इन्होंने इसकी कंपैरिजन जो है हमारे सौर मंडल से, सोलर सिस्टम से किया। जिस तरह से बीच में सन प्रेजेंट होता है और चारों तरफ जो है प्लैनेट्स, जो हमारे ग्रह रिवॉल्व करते हैं इसके चारों तरफ, उसी तरह से बीच में यहाँ न्यूक्लियस नाभिक उपस्थित होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये जो मॉडल था, इसको हम कह सकते हैं सोलार सिस्टम मॉडल, सौर मंडल मॉडल भी इसको हम कहते हैं। अब इन्होंने ये कह तो दिया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो गोल गोल घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ इसकी स्पीड, यहाँ हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे, इसका वेग जो है बदलेगा। और जब वेग बदलेगा तो इसका एक्सेलरेशन बदलेगा बच्चों, जिसको हम त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है, जो डाउट हुआ इनके मॉडल पे, वो ये था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में तो ऐसा कोई हमें चीज़ देखने को मिली नहीं जिससे ये प्रूव हो जाए कि प्रोटॉन बीच में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। तो उन्होंने ये कैसे अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता होगा प्रोटॉन के चारों तरफ। तो इनका जो मेन था क्राइटेरिया, जिस बिहाफ पे इन्होंने ये प्रूव किया, यही सोचा, अपनी कल्पना इन्होंने बनाई कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता होगा, वो ये है कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, अपनी जगह पे स्टेबल है, और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो कुछ समय बाद ये प्रोटॉन जो है भारी है इलेक्ट्रॉन से, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर जाकर हमारा एटम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह खड़ा हुआ नहीं है। अगर ये खड़ा हुआ होता, एक जगह स्टेबल होता, मूव नहीं करता, तो एक समय के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर चला जाता और हमारा एटम खत्म हो जाता। क्योंकि एटम खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। इससे पहले कोई और वैज्ञानिक इसके बारे में नहीं सोच पाया था। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स है, इसको बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, या आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। जिस फोर्स से अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नहीं घूमता, जिस फोर्स से प्रोटॉन इसको अपनी तरफ खींच लेता, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को किसी और तरीके से यूज़ करेगा। वो कहाँ यूज़ करेगा बच्चों? ये फोर्स जो था इसके अंदर, फोर्स जो हमारी एक तरह की एनर्जी होती है, उस फोर्स को ये काम में लेगा इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन के चारों तरफ गोल गोल घूमने में। तो इस तरह से उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है एक जगह पे, और वो गोल गोल घूम रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ। इस मोशन को बच्चों हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, गोलाई में घूमना, सर्किल में घूमना। अब वो यहाँ तक तो पहुंच गए कि उन्होंने जो फोर्स था इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसको सर्कुलर मोशन में काम में लिया। लेकिन सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है, जिसको हम वेग कहते हैं, वो डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे यहाँ है, फिर यहाँ आएगा, चारों तरफ घूमेगा, तो हर मूवमेंट में उसकी डायरेक्शन चेंज होगी।
डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका वेग चेंज होगा, और जब वेग चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब उसका त्वरण या एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पीड जो है लगातार बढ़ती जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस चीज को जो है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। वो बात सही है उनकी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो भी करेक्ट था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने के साथ में वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज का मतलब है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज अगर हो रहा है तो उसका मतलब फोर्स। तो एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते दोबारा वही न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। अब जिस फोर्स से जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है, गोलाई में ही घूम रहा है क्योंकि ये, तो जो गोलाई में फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज के मूवमेंट को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक पत्थर को बांध के आप रस्सी से चारों तरफ घुमा रहे हैं। अब क्योंकि रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन पत्थर आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि जिस फोर्स से वो घूम रहा है उस रस्सी से बंधा हुआ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन भी जो है चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। कोई भी चीज अगर घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं कि बीच में सन है, चारों तरफ जो है अर्थ घूम रही है, इसके सन की बात कर रहे हैं, बीच में सन है, अर्थ यहाँ चारों तरफ घूम रही है। अगर सन और अर्थ के बीच में कोई अट्रैक्शन है जिसको हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, तो जो अर्थ है उसको सन से आके चिपक जाना चाहिए, सन के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कहीं और ले रही है। वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूमने के लिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज कर रही है, जिसके कारण वो सन के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, सन के पास में नहीं आती है, बल्कि उसके चारों तरफ गोल गोल घूमती रहती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम में ले रही है गोल गोल घूमने के लिए। तो उन्होंने लॉजिक जो दिया था बिल्कुल सही था बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा स्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है काम में ले रहा है सर्कुलर मोशन गोल गोल घूमने के लिए, जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है और उसको काम में लेती है ग्रेविटेशनल फोर्स को। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन का वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, तभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ उसके घूमते रहता है न्यूक्लियस के। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल जो था बच्चों बहुत फेमस हुआ, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, वो कमियां हम पढ़ते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। रदरफोर्ड के मॉडल के दोष या फेलियर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैक्सवेल थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैक्सवेल ने क्या कहा, और जब हमने उसको रदरफोर्ड के मॉडल पे लागू किया तो किस तरह से रदरफोर्ड की मॉडल जो है वो फेल हो गया। क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसमें अंदर एक तरह का फोर्स क्रिएट हो रहा है। मैक्सवेल जो थे उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल जो है जिसके ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था बच्चों माइनस चार्ज, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है, त्वरित हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी, किरणें निकलेंगी। अब क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसा ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहा है उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलनी चाहिए, और अगर रेडिएशन निकलेंगी तो उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, और कोई चीज़ अगर एनर्जी लूज करती है तो वही हाल होगा जो पहले खड़े होने पे उसका हो रहा था, वो प्रोटॉन के अंदर आके मर्ज हो जाएगा और एटम हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ने के बाद में रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो वेलोसिटी भी दिखा रहा था, एक्सेलरेशन भी दिखा रहा था, और चार्ज भी था। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम मानते हैं कि वो खत्म हो रही है, तो न्यूक्लियस तो खींच लेगा, प्रोटॉन भारी है, उसका मास ज्यादा है। जब आप रस्सी खींचते हैं दो बच्चे मिलकर एक तरफ और सामने वाले बच्चे कमजोर होते हैं, तो आप देखते हैं कि रस्सी को आप अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं, बिल्कुल वही हाल जो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन उसको अपने अंदर खींच लेगा। तो मैक्सवेल ने बच्चों बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और उसके अंदर त्वरण दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसमें से निकलेगा, जिससे उसकी एनर्जी जो है हमारी कम हो जाएगी, और कुछ समय बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा और एटम हमारा खत्म हो जाएगा। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, उसका तो बताने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी में भी स्थिति वही आई, इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सवेल के हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए और एटम हमारा फिर भी खत्म हो रहा था। तो रदरफोर्ड के जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि वो परमाणु की स्थायित्व के बारे में, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए, और किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम जो होते हैं उसके अंदर से किस तरह से अलग अलग तरह की विकिरण निकलते हैं उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जब भी ड्रॉबैक्स के बारे में आए कि कैसे फेल हो गए, तो अपन को बच्चों ये दो चीज लिखनी है कि वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, और दूसरा हम लिखेंगे कि वो
विद्युत चुंबकीय विकिरण जो था उनके बारे में नहीं बता पाए वो। किस तरह से वो लाइन स्पेक्ट्रम निकालता है एटम, उसके बारे में वो नहीं बता पाए। अब लाइन स्पेक्ट्रम बच्चों क्या होता है आपको पता है कि जब हम लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो हमारी लाइट जो है 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। इन 7 रंगों को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम कह सकते हैं बैंड ऑफ कलर, कलर का जो गुच्छा सा बनता है सामने स्क्रीन पे, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब सिंपल लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं। इन्होंने इसको कैसे प्रूव किया? इन्होंने एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी। हाइड्रोजन क्योंकि सबसे हल्का है इसलिए हाइड्रोजन ली उसने। अब जब इसके अंदर से लाइट रेस पास की गई तो सामने स्क्रीन पे इन्होंने जब रंग देखे, ये बच्चों व्हाइट लाइट है जिसमें सारे कलर, व्हाइट कलर जो होता है उसमें सारे कलर होते हैं। जैसे वो हाइड्रोजन के गैस के अंदर से पास हुई तो यहाँ स्क्रीन पे इसको 3 कलर दिखाई दे, वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर तो दिखाई दिए, लेकिन नीचे वाले कलर नहीं आए। सबसे ऊपर वाला कलर अधिक मात्रा में था, ज्यादा था, इंडिगो उससे कम था, ब्लू जो है सबसे कम था। गैस को चेंज किया तो जो कलर था उनकी अमाउंट भी चेंज हो गई, दूसरा कलर ज़्यादा हो गया, एक कलर कम हो गया। तो गैस के चेंज होने के साथ साथ स्पेक्ट्रम में कलर्स भी चेंज होते गए बच्चों। तो हमें कलर की कुछ ही लाइंस जो है वो दिखाई दी, सारी लाइंस जो हमें स्पेक्ट्रम की नहीं दिखाई दी। स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है इन चीज़ों को, लाइन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जहाँ पे ये फेल हो गया। अब इसके आगे आने वाले मॉडल्स बच्चों हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।